हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। स्टूडेंट्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम लोगों ने हिस्टामिनिक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में स्टडी किया डिटेल में। आज के इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक कवर अप करेंगे, जिसका नाम क्या है हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, या तो मैं कहूँ जो कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जिन ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं वही सब हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैंसर होती क्या है। देखिए, कैंसर क्या है, एक ऐसा डिसीज़ है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, पर्पसलेस अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशंस होता है सेल्स का। जो हमारी बॉडी, आप लोगों को पता ही है, डिफरेंट टाइप के सेल से बनी होती है। जो कैंसर है वो बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, तो सभी चीज़ें जो हैं वो सेल से बनी हैं। जो सेल्स के अंदर अगर पर्पसलेस सेल बनने लग जाए और अनकंट्रोल्ड तरीके से जो अनकंट्रोल्ड सेल बनने लग जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें कैंसर हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो कैंसर है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी हमें क्या है, हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर को पढ़ना है। हम लोगों को फार्माकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है कैंसर की, तो आप फार्माकोलॉजी के अंदर ही पढ़ोगे डिटेल में। हम अभी यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमारी एक नॉर्मल सेल होती है या फिर वो कैंसरस सेल होती है, उन दोनों को एक पाथ को फॉलो करना पड़ता है अपने आप को ग्रो कराने के लिए। और वो टोटली क्या होते हैं, यहाँ पे 4 फेज होते हैं। जीवन फेज जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब इस जीवन फेज के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स नीड फॉर डीएनए सिंथेसिस। मतलब जब भी सेल को डिवाइड होना होता है तो वहाँ पे डीएनए सबसे बड़ा ही मेजर कंपोनेंट होता है सेल के अंदर। तो जिसको आगे जा कर के डेवलप होना होता है, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जा कर के। तो डीएनए की सिंथेसिस के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जीवन फेज के अंदर वो होता है। जीवन फेज के बाद एस फेज आता है, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। पहले तो डीएनए की सिंथेसिस में जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सिंथेसाइज होंगे, और एस फेज के अंदर फिर हमारा जो डीएनए है वो बनेगा। G2 फेज क्या होता है, इसको हम प्री मिटोटिक फेज भी कहते हैं। मिटोटिक फेज से पहले वाला जो फेज होता है, सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन एंड आरएनए। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होने के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, सेलुलर कंपोनेंट्स लिखा ना यहाँ पे, सेलुलर कंपोनेंट्स, सेल की ऑर्गेनेलीज को बनने के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो इस फेज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। फिर होता है क्या हमारा एम फेज, जिसे हम मिटोटिक फेज भी कहते हैं, मेटा फेज भी कहते हैं। मिटोटिक सेल डिवीजन फेज होता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे कई सारे फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कई सारे फेजेस से होके गुजरता है। वो आप बहुत डिटेल में आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। जी नोट फेज क्या होता है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। सेल स्टॉप डिवाइडिंग टेम्परेरली और परमानेंटली। यहाँ पे जो जी नोट फेज के अंदर क्या होता है, जो सेल है जो उसका डिवीजन होना होता है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इस टाइम पे सेल रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उसके बाद दोबारा से सेल को जीवन फेज के अंदर एंटर करना होता है और वो दोबारा से इस साइकिल को कंप्लीट करेगी। ऐसे ऐसे एक सेल से दो सेल, दो से ऐसे बहुत सारे सेल बनती रहती हैं। ये एक नॉर्मल पाथवे है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन इसी पाथवे के अंदर अगर अनकंट्रोल तरीके से होने लग जाए, किसी फेज के ऊपर कंट्रोल ना हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस हो जब डीएनए बन रहा होता है तो यहाँ पे डीएनए के अंदर क्रॉस लिंकेज हो जाए, या फिर जब डीएनए बन जाता है तो अदर सेल की जो कंपोनेंट्स बनने होते हैं वो अच्छे से ना बन पाए। तो सबसे पहले क्या होता है, जीवन फेज जो होता है इसको चेक पॉइंट फेज भी, जो पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि सेल अपने आप को यहाँ पे चेक भी करते कि भाई जिन ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत पड़ती है उसको अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो इफ़ेक्टिवली बनी है कि नहीं है। तो उन सबको वो चेक करते हैं। अगर इफ़ेक्टिवली बनी है तो ठीक है, वो अगले फेज़ में एंटर कर जाएगी। नहीं बनती है तो क्या है, सेल अपने आप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर लेती है। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, वो डिफेक्टिव ही रह जाते, म्यूटेशन रह जाती है सेल के अंदर, तो आगे जा कर के वही सेल क्या है, हमारी कैंसरस सेल बन जाती हैं।
तो बहुत सारे एजेंट्स आए फिर इसी जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए। जो सबसे पहली बार कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जो एजेंट आए थे वो थे क्या, हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट। फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर, वो क्या होते हैं, हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट। चलिए एक बार हम इनको डिटेल में देखते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट होते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम देखते हैं एक बार, फिर हम इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं सेल साइकिल्स के ऊपर। मतलब अभी हमने ऊपर देखा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, मेटा फेज, G0 फेज, इन सभी फेजेस से सेल होके आई है। अब ये जो एल्काइलेटिंग एजेंट है ये नहीं है कि ये सिर्फ G1 फेज के ऊपर काम करेंगे, G2 पे करेंगे या S पे करेंगे या M पे करेंगे, ये सेल के किसी भी फेज के ऊपर काम कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स आर नॉन स्पेसिफिक फॉर सेल साइकिल्स। ये इनका एक साइड इफेक्ट भी उभर के आता है, आगे चल के हम देखेंगे। ये इनकी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक्स हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप टू द डीएनए बेस पेयर और प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है एल्काइलेटिंग एजेंट, ये वो एजेंट होते हैं जो डीएनए के ऊपर अपने एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करके उसके अंदर म्यूटेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर के डीएनए है अपने आप को इफेक्टिवली, जब वहाँ पे डीएनए के अंदर स्ट्रैंड ब्रेकेज होती है, डुप्लीकेशन होनी होती है, मल्टीप्लिकेशन होनी होती है, वो इफेक्टिव नहीं हो पाते और सेल की डेथ हो जाती है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एल्काइल ग्रुप को डीएनए बेस पेयर्स के ऊपर या तो किसी प्रोटीन को या तो न्यूक्लियोटाइड को, सो दैट क्रॉस लिंकेज अक्कर, जो डीएनए होगा उसके वो एल्काइल ग्रुप के ट्रांसफर हो जाने से उनके अंदर क्रॉस लिंकेज आएगी एंड जो हेलिक्स है वो प्रॉपरली अनवाइंड नहीं हो पाएंगी, या मैं कहूँ डीएनए का रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। एल्काइलेटिंग एजेंट ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप टू द बेस पेयर ग्वानिन। अगर हम जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं बहुत सारे बेस पेयर हैं, आप लोगों ने पढ़ा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये डिफरेंट बेस पेयर होते हैं जो मिलकर के आपके डीएनए को बनाते हैं। तो डीएनए बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस पेयर होता है दैट इज ग्वानिन, उसको क्या है, ये हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्वानिन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद थायमिन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन, क्योंकि जो ग्वानिन है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है साइटोसिन के साथ। थायमिन के साथ क्या करता है हमारा जो ग्वानिन है, देखिए लिखा क्या हुआ है, ग्वानिन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद थायमिन। ग्वानिन थायमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जबकि वो बनाता किसके साथ है, साइटोसिन के साथ। सो डिफेक्टिव प्रोटीन इज सिंथेसाइज, डिफेक्टिव बेस पेयर लिंकेज होगी तो आगे जाकर के डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। डिफेक्टिव प्रोटीन के सिंथेसिस की वजह से ब्रेक होगा क्या, आपका डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड ब्रेक होते ही क्या होगी, सेल की डेथ होगी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो कैसे अपना काम करते हैं, एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। अब वो करते कैसे हैं वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। चलिए एक बार अभी इसमें देखो आप मैकेनिज्म के अंदर, ये हमारा कोई भी एक एल्काइलेटिंग एजेंट है। आप लोग बहुत सारे एल्काइलेटिंग एजेंट पढ़ोगे, आगे मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा आप लोगों को। मीक्लोरिथेनामीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, एल्डोफॉस्फामाइड, बहुत सारे ड्रग हैं जो आपके एज ए एल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं। ये वन ऑफ द मान के चलो कि ये कोई एक एल्काइलेटिंग एजेंट है। इसके ऊपर क्या है, एन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, दो इसके ऊपर क्या है, क्लोरो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। सबसे पहले आप लोग देखो इस नाइट्रोजन के क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसके ऑर्बिटल में वो अभी ब्लैंक है। क्या होता है, नाइट्रोजन के जो ये लोन पेयर होते हैं ये इस कार्बन के ऊपर या तो इस कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। ऐसा क्यों होगा, आप इस कार्बन को देखो, इसके साथ हेलोजन अटैच है, हेलोजन अटैच है तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा उधर की ओर। अगर ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव
रिएक्टिविटी का जो सेंटर है वो क्रिएट होगा। ये जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर उतनी आसानी से इस CH2 के ऊपर अटैक कर देंगे इसको सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये निकलेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, साइक्लाइजेशन होगी। क्या होगी, साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होने से हमें क्या मिलेगा, ये वाली फॉर्म मिलेगी। अब देखिए N के ऊपर ये वाला CH3 है तो ये लग गया। अब ये CH2 और अगला CH2, और इस CH2 के ऊपर नाइट्रोजन ने क्या किया है, अटैक किया है। आप लोग देखो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ये क्या है, अनस्टेबल अज़ेरिडीन रिंग बन गई है। लेकिन अज़ेरिडीन क्या होता है आपका, अगर एक नाइट्रोजन और वो क्या है आपके दो, उसके अंदर अगर कार्बन एटम हो और वो साइक्लिक फॉर्म में हो, उस रिंग का नाम क्या होता है, अज़ेरिडीन। तो यहाँ पे ये क्या है, अनस्टेबल अज़ेरिडीन रिंग बनी है। क्योंकि अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये रखेगी नहीं। अभी क्या है, जब ये ड्रग जाएगी कहाँ पर, सेल के अंदर एंटर करेगी, तो वहाँ पे हमें अभी अभी देखा था क्या, ये ग्वेनिन को अपना एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करते। कैसे, ये ग्वेनिन है, ठीक है, ग्वेनिन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, ग्वेनिन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्वेनिन के इस सेम जैसे ऊपर यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया था इसको सपोर्ट करने के लिए। अब ये CH2 ग्रुप जो है इसके साथ भी तो हैलोजन लगा हुआ है ना, तो ये हैलोजन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर देंगे, CH2 के ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्लोरीन। अब जैसे ही इसके ऊपर अटैक लगा है, यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता और इस Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो क्लोरीन है ये दोबारा से इस CH2 के मतलब कैसे होगा, इस CH2 के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देगा, या तो इस पे, तो ये दोबारा से हमें क्या होगा, CH2 CH2 Cl, N के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है ही, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी नाइट्रोजन का खत्म हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो ग्वेनिन था अभी ग्वेनिन नहीं रहा, अब ये सब्स्टिट्यूटेड ग्वेनिन हो गया। इसके ऊपर जो भी हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट लिया था उसका अटैक लग चुका है, इसका ये नाइट्रोजन अब सब्स्टिट्यूट हो चुका है उस एल्काइलेटिंग एजेंट से। अब क्या होगा, यही जो आप एक कंडीशन है, मान लो ये तो ग्वेनिन था, अब ये तो है नहीं कि DNA के अंदर एक ही ग्वेनिन होता, बहुत सारे ग्वेनिन के जो है रिंग अटैच होती हैं, उसमें जब भी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। आप देखो अगेन क्या होगा, यहाँ पे ग्वेनिन आएगा, ग्वेनिन फिर से क्या करेगा, इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो सेम काम जैसे इस ग्वेनिन के ऊपर अटैक किया इस एल्काइलेटिंग एजेंट ने, तो ये वाला बना, सेम इस CH2 के ऊपर अगेन कोई ग्वेनिन आएगा, अटैक करेगा और इनके साथ वो क्या है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो यहाँ पे ग्वेनिन आपस में किससे लिंक हो रहा है, ग्वेनिन से ही हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप। लेकिन ऐसा होता नहीं, ग्वेनिन को तो किसी और बेस पेयर से लिंक होना था, लेकिन यहाँ पे ग्वेनिन खुद से ही लिंक हो गया है, डाइमर बन चुका है। तो जिसकी वजह से क्या है, आगे जाकर के जो DNA है उसके जो स्ट्रैंड्स है ब्रेक होने होते हैं, वो जहाँ पे उसका कट लगना चाहिए था DNA का, या जहाँ से उसको रेप्लिकेट करना चाहिए था, वहाँ से वो नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली जैसे आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, जैसे मैं करता हूँ अभी, ये देखो आपका, ये मानो कि ये जो DNA है ये एक नॉर्मल DNA है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो DNA है यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्रॉस लिंकेज हो चुकी है। किसकी, जैसे अभी एल्काइलेटिंग एजेंट दिए थे, मान लो यहाँ पे भी ग्वेनिन है आपका और ये भी ग्वेनिन है, ये आपस में, या यहाँ पे ग्वेनिन है यहाँ पे ग्वेनिन, ये आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लिंकेज कर लेंगे। क्रॉस लिंकेज हो जाने की वजह से फिर क्या है, रेप्लिकेशन जब होगा तो गलत स्ट्रैंड कटेंगे। आगे आप इस DNA को देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से ये स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, यहाँ से ये स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, तो जो DNA के स्ट्रैंड्स हैं वो ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से जो सेल की साइकिल है वो अरेस्ट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। सेल की साइकिल अरेस्ट होते ही सेल की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो सेल डेथ होना ही हमारा क्या है, मेन मोटिव ही क्या है, जो अनवांटेड प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो पर्पजलेस सेल बन रहे हैं, उनको हमें कंट्रोल में लेके आना है या कंट्रोल करना, मिटिगेट करना है उस जो वो साइकिल चल रही है उसको। तो ये था हमारा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्काइलेटिंग एजेंट का। अभी हम चलते हैं क्या
एल्काइलेटिंग एजेंट्स की क्लासिफिकेशन एंड इनके एडवर्स इफेक्ट के ऊपर। कोई भी एल्काइलेटिंग एजेंट की जो कैटेगरी है, जो भी ड्रग्स हैं, तो सारी की सारी इसी रूट को फॉलो करेंगी, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी, वो ऐसे ही एल्काइल ग्रुप को डोनेट करेंगी। अगर आप लोगों को ये मैकेनिज्म क्लियर है तो पूरी की पूरी एल्काइलेटिंग एजेंट कैटेगरी को आप लोग डिफाइन कर सकते हो इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये है हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स की क्लासिफिकेशन। इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर जो फर्स्ट ड्रग दे रखी है हमारी, दैट इज मीक्लोरोइथेनामीन, ये उसका स्ट्रक्चर है। आप लोगों को एग्जाम के अंदर भी इसी पैटर्न से आप लोगों को क्लासिफिकेशन लिखनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। मीक्लोरोइथेनामीन, एन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, मी मतलब मिथाइल ग्रुप, क्लोर ये हो गया, इथेन ये हो गया, और ये क्या है, अमीन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो नाइट्रोजन है वो कैसी है, टर्शरी नाइट्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अगली जो ड्रग है दैट इज साइक्लोफोस्फामाइड। आप लोग देखोगे मीक्लोरोइथेन अमीन सबसे पहली ड्रग थी, नाइट्रोजन मस्टर्ड, उससे पहले क्या आई थी, हमारे सल्फर मस्टर्ड आए थे जिनकी बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ थी। उन टॉक्सिसिटीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने सल्फर मस्टर्ड की जगह क्या बनाए थे, नाइट्रोजन मस्टर्ड बनाए थे। नाइट्रोजन मस्टर्ड का जो ये न्यूक्लियस है ना, एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट बोसल्फान एंड थायोटिपा। ये जो दो ड्रग है आपकी, इनके अंदर हमारा क्या है, ये वाला न्यूक्लियस नहीं मिलता। बाकी चाहे आप मीक्लोरोइथेनामीन की बात करो, चाहे आप साइक्लोफोस्फामाइड की बात करो, या आप मालफालन की बात करो, या फिर इससे एक ड्रग आती है नेक्स्ट, क्लोरम ब्यूसिल आती है, इसकी बात करो, इन सभी चारों के चारों ड्रग के अंदर हमें हमारा क्या है, ये क्लोरोइथेनामीन न्यूक्लियस मिलता है। आप इसको देखो यहाँ पे, जो ये साइक्लोफोस्फामाइड ड्रग है इसके अंदर साइक्लिक क्या है, ये फोस्फामाइड क्यों कह रहे हैं, फॉस्फोरस है, सी पी डबल बॉन्ड ओ एन एच, जैसे हम क्या कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको अमाइड कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस है तो वी टर्म्ड दिस इज फोस्फाअमाइड। क्या कहेंगे इसको, अगर यहाँ पे पी लग जाए तो फोस्फाअमाइड। और ये फोस्फाअमाइड कैसा है, साइक्लिक है, तो हमने इसको क्या कहा, साइक्लोफोस्फाअमाइड। इस फॉस्फोरस ने अपनी एक वैलेंसी इस नाइट्रोजन से पूरी कर रखी जिसके ऊपर क्लोरोइथेनामीन लगे हुए हैं, साइक्लोफोस्फाअमाइड। ठीक है, मीक्लोरोइथेनामीन से वही है जो आपके एल्काइलेटिंग एजेंट है, पहली कैटेगरी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ड्रग डिज़ाइन हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है, तो फर्स्ट क्लास थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे आए हैं। उन्हीं एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट एल्काइलेटिंग एजेंट्स डिज़ाइन किए ताकि हम साइड इफेक्ट्स को कम कर सकें और उनकी एफिकेसी डोज है उनको डोज को कम कर सके, एफिकेसी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो हमने फिर क्या है, साइक्लोफोस्फामाइड बनाया। उसके बाद वही बायोलॉजिकल एक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने साइक्लोफोस्फामाइड से मालफालन के ऊपर गए। आप लोग देख रहे हो मालफालन के ऊपर यहाँ पे फिनाइल रिंग है, ये आपको अभी मैंने बताया। लाइक मीक्लोरोइथेनामीन सिर्फ मिथाइल ग्रुप हटा है नाइट्रोजन से, क्लोरोइथेनामीन जो है वो एज इट इज है। आप इसको देखिए, ये एक क्या है, अमीनो एसिड है, एक कायरल कार्बन एटम है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप। तो ये एक क्या है, अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड हमने जस्ट अटैच किया है किससे, हमारा जो एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर क्लोरोइथेन अमीन के न्यूक्लियस है। बड़ा ही सिंपल है, ये एक अमीनो एसिड है और ये हमारा क्या है, क्लोरोइथेनामीन, इन दोनों को जस्ट ऐड किया है तो हमें एक ड्रग मिली दैट इज मालफालन। ये भी काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव थी। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग आई है दैट इज क्लोरम ब्यूसिल। क्या ही है, क्लोरम ब्यूसिल। आप इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड है। ब्यूटेनोइक एसिड सेम मालफालन की तरह इसमें क्या है, हमारा फिनाइल रिंग है। यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग। हमने जस्ट क्या किया, एक अमीनो ग्रुप को हटा करके, जैसे मालफालन के अंदर ये अमीनो एसिड था, अमीनो ग्रुप को हटाया और हमने जस्ट क्या किया, एक कार्बन एटम को बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की लेंथ बढ़ा दी, 1 2 3 4 हो गया है, इसमें 1 2 3 ही कार्बन एटम थे। फिनाइल रिंग हम लोगों ने सेम रखी है, तो क्लोरम ब्यूसिल की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो और भी ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग आती है हमारी वो है बुसल्फान एंड थायोटिपा।
थायोटिपा क्यों लिया? बिकॉज इट कंटेन अजेरिडीन रिंग। ठीक है, फोस्फा जो ग्रुप है वो हमारा क्यों आया? क्योंकि हमने साइक्लोफोस्फामाइड के अंदर भी देखा था फोस्फामाइड था, फोस्फोरस की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो थायोटिपा ये एक ऐसी ड्रग है जिसके अंदर ऑलरेडी साइक्लाइज फॉर्म में क्या है, यहाँ पे अजेरिडीन रिंग है। लेकिन हम लोगों ने देखा था एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर सबसे पहले वो खुद अजेरिडीनियम अनस्टेबल अजेरिडीनियम रिंग के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। हम यहाँ पे ऑलरेडी अजेरिडीन रिंग क्या है पहले से ही ड्रग के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एल्काइलेटिंग एजेंट खत्म हुए, अभी है उनकी सिंथेसिस। आप लोगों के सिलेबस में एक ही सिंथेसिस दी गई है एल्काइलेटिंग एजेंट से, वो क्या है आपके मी क्लोर इथेन अमीन की। बहुत ही सिंपल सी सिंथेसिस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्या है आपका ऑक्सीरेन है। देखिए अभी मैंने बताया क्या कि एक नाइट्रोजन एटम हो, ठीक है, और उसमें 2 कार्बन एटम की अगर वो ऐसे चेन है और वो आपस में साइक्लाइज फॉर्म में है तो उसे हम एजेरिडीन कहते हैं। वही अगर हम इस नाइट्रोजन को हटा दें और यहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो इस ड्रग का नाम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीरेन। क्या कहते हैं हम इसे, ऑक्सीरेन। अब हमें यहाँ पे क्या लेनी है, ऑक्सीरेन लेनी है। ऑक्सीरेन का रिएक्शन हमें कराना है किससे, मिथाइलअमीन के साथ। ये क्या आपका मिथाइल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप से अटैच है, ये एक प्राइमरी अमीन है। आपने इससे रिएक्शन कराई। अब देखिए क्योंकि कार्बन किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को कम करने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो हमें रिएक्शन होने के बाद कुछ ये मिलेगा। अब इस आप स्पीशी को देखो, इंटरमीडिएट को देखो, ये इंटरमीडिएट आपका अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं और ऊपर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींच करके जैसे यहाँ से H+ आयन गए हैं वो ऑक्सीजन की तरफ गया तो यहाँ पे ये क्या बन गया, OH। अब हमें दिख रहा है नाइट्रोजन के ऊपर अगेन क्या आ गए हैं, लोन पेयर। यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन इस ऑक्सीजन के एक और मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे, फिर से ये ऑक्सीजन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, फिर से यही प्रोसेस होगा तो हमें क्या मिला, CH3N CH2 CH2OH। एक तो ये था, अगेन यही स्टेप होगा तो फिर से एक और क्या आ जाएगा इसके ऊपर, OH ग्रुप। अभी हमें क्या करानी है, इसकी सल्फोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन, या तो POCl3 के साथ भी करा सकते हो आप, POCl3 के साथ, फोस्फोनाइल ट्राइक्लोराइड के साथ। यहाँ पे क्या हमारा ये SOCl2, जैसे S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, ये क्या होता है आपका SOCl2। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, ऑब्वियस सी बात है सेम काम होगा यहाँ पे। ये एक हेलोजन डोनर का काम करेगा, किसका, हेलोजन डोनर का। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस सल्फर के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि आप सल्फर को देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। ये बहुत ही सिंपल है, मैंने काफ़ी बार सिखाया आप लोगों को SOCl2 का मैकेनिज्म बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के अंदर, जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हेलो सल्फोनाइल क्लोराइड हो, POCl3 हो, ये हेलोजन डोनर होते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़नी, मी क्लोरोइथेनामीन। अभी हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर, वहाँ पे क्या था आपका 2 इथाइल ग्रुप के ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच थे, तो हमें इस OH ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करना है, किन से, हेलोजन से। तो ये जस्ट सिंपली यहाँ पे आप लगा सकते हो क्या, हेलोजन Cl एंड Cl। यही आपकी क्या है, मेन ड्रग है, दैट इज मी क्लोर इथेन अमीन। ठीक है, ये हो गया इसका सिंथेसिस। अभी हम चलते हैं यूज एंड साइड इफेक्ट्स के ऊपर, एडवर्स इफेक्ट के ऊपर। अगर हम यूजेस की बात करें, यूजफुल टू ट्रीट क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। टेस्टिकुलर कैंसर एंड सार्कोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। दीज आर द टाइप ऑफ कैंसर जो कि आप फार्माकोलॉजी में भी बड़ी डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, नाउ कम टू एडवर्स इफेक्ट। ये तो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट के यूज हो गए। अभी हम अगर इनके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, दैट इज बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन भी कहते हैं, सप्रेशन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से
बोन मैरो के अंदर जो आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सिंथेसाइज होती हैं, अगर वो बोन मैरो डिप्रेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। जिसके अगर आरबीसी कम बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है हेमोग्लोबिन की कमी होगी, और हेमोग्लोबिन की कमी को ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया। तो ये ए प्लास्टिक एनीमिया कोज करते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ए प्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये क्या है, बोन मैरो डिप्रेशन के एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट है क्या, दे आर इम्यूनोसप्रेशन, दे है इनके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट भी होता है। ये इनका एडीआर है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, लेकिन ये इनका इम्यूनोसप्रेशन जो इफेक्ट होता है इसको समटाइम यूज में भी लाया जाता है जब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं तब। ठीक है, थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलोपेसिया। एलोपेसिया होता है बालों का झड़ जाना, बिल्कुल जो गंजे हो जाते हैं लोग, बाल झड़ जाते हैं उनके, एलोपेसिया हो जाता है। नेक्स्ट टर्म दैट इज ओलिगोजूस्पर्मिया इन मेल एंड एमनोरिया इन फीमेल्स। ओलिगोजूस्पर्मिया क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है उसके आगे से जैसे वो शार्प होता है तो वो शार्प अपनी थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ओवम के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो मेल्स के अंदर इम्पोटेंसी आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स का, क्या, दैट इज ओलिगोजूस्पर्मिया एंड एमनोरिया इन फीमेल्स, मतलब जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज गाउट एंड यूरेट स्टोन। गाउट हो जाता है क्योंकि ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन जो एक्सक्रीशन होता है उसको स्टॉप कर देता है, या तो मैं कहूँ सप्रेस कर देता है। यूरिक एसिड जितना कम बाहर निकलेगा वो उतना ही जॉइंट्स के अंदर जाकर के क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या है, गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं आप लोगों के एल्काइलेटिंग एजेंट्स के। मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ अगली इसकी जो एंटी कैंसर ड्रग की नेक्स्ट कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।